हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेज यूट्यूब चैनल्स में। आज एक बार फिर आपके सामने एक ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स जो कि रीट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो वो सोल्व करवाने की कोशिश है। पिछली बार मैंने लगभग आपके ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स जो है सारे मैंने वैसे क्लियर करवा चुका हूँ और सभी का सॉल्यूशंस दे चुका हूँ। आज एक बहुत ही मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट पेपर है। पूरे पेपर्स को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कुछ इस प्रकार का भी जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एग्जामिनर की सोच को पकड़िए, आप कहाँ से क्वेश्चंस पुटअप कर सकता है वो। ठीक है ना, मतलब कि क्वेश्चंस कैसे भी बना सकता है। आपको कोचिंगों के चक्कर में इसमें आप भटकते रहते हो ना, वहाँ से क्वेश्चंस पुटअप ही नहीं होते हैं। ठीक है ना, अपनी कहीं ना कहीं आपको अपनी समझ बनानी पड़ेगी साइकोलॉजी के अंदर। जब तक आपकी समझ परिपूर्ण नहीं हो जाएगी ना, तब तक आप साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ आप जितने अधिक मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने अधिक ओल्ड क्वेश्चंस पेपर सोल्व करोगे ना, उससे जो आपकी एबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका। ठीक है, तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना है जो सत्य नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को पकड़ना भी सीखिए कि पूछ क्या रहा है, सत्य है सत्य नहीं है, ये ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है, विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है। विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम होता है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं। प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स होता है कि नहीं होता है? होता है ना, तो ये राइट है। यहाँ जो गलत आंसर आपके होगा कि विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक अवस्था समान होती है क्या? नहीं, नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है नहीं पूछा है, तो ए ऑप्शन से यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार से। विकास की प्रकृति पे आपको 100% क्वेश्चंस जो है पूछा जाएगा रीट एग्जाम्स के अंदर। विकास की प्रकृति के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाता है, विकास के सिद्धांतों से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? इजी क्वेश्चंस डाल दिया था बिल्कुल। देखिए इजी क्वेश्चंस 5 से 7 क्वेश्चंस बिल्कुल आपके इजी ही आएंगे, टेंशन ना ले। लेकिन ध्यान रखना कि उनको गलत करना ही नहीं है। एक भी इजी क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, वो गोल्डन डक होता है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस देता है क्योंकि वो क्वेश्चंस तो आपके और सभी के सही होते हैं। तो उसमें ही यदि आपने एक क्वेश्चंस गलत कर दिया तो फिर तो आप कैसे कर पाओगे? ठीक है, तो नैतिक विकास की मॉरल डेवलपमेंट किसके द्वारा प्रतिपादित? तो ये हुआ था आपके लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा। किसके द्वारा? लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा। ठीक है, यहाँ राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझाया जाता है? देखिए ऑप्शन, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर, स्वभावगत प्रवृत्तियां, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, या फिर अभिक्षमता में अंतर। देखिए, संज्ञानात्मक योग्यताओं में अंतर व्यवसाय से संबंधित नहीं होता है। ठीक है, स्वभावगत प्रवृत्तियां, टेम्परामेंटल जो होती है ना, ये अपने बिहेव पे डिपेंड करती है। ये व्यवसाय के लिए, चयन के लिए इसका होना जरूरी नहीं है। व्यवसाय के लिए हमेशा डिफरेंस इन कल्चर बैकग्राउंड, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जो अंतर होता है वो व्यवसाय के अंदर काम आता है क्या? ये भी नहीं आएगा, कल्चरल भी नहीं आएगा। व्यवसाय के लिए तो अभिक्षमता आती है, एप्टीट्यूड आता है। क्या आता है? एप्टीट्यूड आता है, अभिक्षमता। ठीक है, यहाँ अगर अभिक्षमता नहीं होता ना, तो इससे थोड़ा कम आंसर अपन सी को कर लेते हैं। लेकिन अभिक्षमता आ गया, इसका मतलब ये आंसर जो है यहाँ बिल्कुल सटीक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। वातावरण की भूमिका के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो वातावरण की भूमिका किसके बारे से मतलब प्रतिबिंबित हो जाती है, ऐसा ऑप्शन अपने को ढूंढना है। देखिए, स्वभावगत प्रवृत्तियां, व्यक्तित्व की प्रकृति, प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके और आदत निर्माण। देखिए, बाल विकास में वातावरण की
जो होती है ना आदत निर्माण वातावरण पे डिपेंड करता है। आप जिस वातावरण में रहोगे ना वहाँ पर आपकी वैसी ही आदत पड़ जाएगी। ठीक है, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो अच्छी आदत होगी, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बुरी आदत आपके अंदर भी विकसित हो जाएगी। यहाँ राइट आंसर रहेगा आपके ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कितने मतलब ज़्यादा ना तो टफ क्वेश्चंस है और ना इजी क्वेश्चंस है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय चिकित्सकों यानी फिजिशियंस के अनुसार व्यक्तित्व के 3 अवयव पित्त, वात और कफ, व्यक्तित्व का यह वर्गीकरण क्या कहलाता है? देखिए, फिजिशियंस ने भारतीय चिकित्सकों के द्वारा जो 3 प्रकार बताए थे व्यक्तित्व के, पित्त, वात और कफ। ठीक है, तो ये जो वर्गीकरण था, ये वर्गीकरण जो है उनका क्या कहलाता था? तो काफी बार बता चुका हूँ, टाइप थ्योरी, प्रकार सिद्धांत। क्या कहा जाता है इसको? प्रकार सिद्धांत जो है आपके इसको कहा जाएगा। भारतीय चिकित्सकों द्वारा जो बताया गया व्यक्तित्व के जो 3 प्रकार है वो आपके प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत या इस वर्गीकरण के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, यहाँ राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है? नैदानिक निदान की बात हो रही है, नैदानिक परीक्षण। ठीक है, उसका निदान किया जा सके, तो ऐसा कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण है? देखिए, MMPI, 16PF, EPPS, TAT। देखिएगा, TAT जो है ये नैदानिक परीक्षण के लिए काम नहीं आती है, EPPS भी नहीं आती है और 16PF में भी नहीं बताया गया है, तो 16 कारक बताए गए हैं। यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा MPPI। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, MMPI। ठीक है, MMPI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रोय विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है? देखिए, एक बुद्धि का एक सामान्य मानसिक योग्यता होता है विश्वास, तो यह किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है, यहाँ पूछा गया। देखिए, ये स्पीयरमैन के द्वारा कहा गया है। किसने कहा था? स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट। एक परिभाषा से ही क्वेश्चन उठाया गया। देखिए, क्वेश्चन से एग्जामिनर कहीं से भी उठा सकता है, कहीं से भी ला सकता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है? निष्पत्ति परीक्षण की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण। तो यहाँ देखिए, जालोटा सामान्य बुद्धि परीक्षण, भाटिया बैटरी परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या ड्रॉ ए मैन परीक्षण। यहाँ जो आपके राइट होगा ना, निष्पत्ति परीक्षण भाटिया बैटरी परीक्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाटिया बैटरी परीक्षण हो जाएगा। ये निष्पत्ति परीक्षण के अंतर्गत आता है। यहाँ राइट आंसर हो गया आपके भाटिया बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, 9 नंबर का क्वेश्चन देखे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है? क्या पूछ रहा है? व्यक्तिगत विभिन्नता की प्रकृति से क्वेश्चन है और कौन सी उदाहरणा जो है सत्य नहीं है? सामान्य संभाव्यता, अधिगम समानता, विचलनशीलता या शील गुणों का अंतर संबंध। यहाँ कौन सा आपके राइट हो जाएगा? व्यक्तिगत विभिन्नताओं में सामान्य संभाव्यता, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी होती है, बिल्कुल होती हो सकती है। अधिगम समानता, लर्निंग सिमिलरिटी होती है क्या? प्रत्येक स्टूडेंट्स में लर्निंग की सिमिलरिटी होती है क्या? नहीं। ठीक है, अधिगम समानता, किसी के भी अंदर अधिगम की समानताएं समान नहीं हो सकती है। ठीक है, वेरिएबिलिटी, विचलनशीलता हो सकती हैं, शील गुणों का अंतर संबंध भी होता है। लेकिन यहाँ जो आपके राइट आंसर हो जाएगा वो भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सत्य नहीं है पूछ रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें, 10वां क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है? देखिए, इन शब्दों को पकड़ना सीखिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, गोला बना दीजिएगा। नहीं पूछ रहा है तो अपना ध्यान वहीं पर चला जाए, नहीं तो पहला ऑप्शन पढ़ के ही राइट कर देंगे कि ये कंप्लीट हो गया। देखिए, पाठ्यक्रम की समृद्धि तो आपके प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में आता है। उपचारात्मक अध्यापन आता है क्या? श्रेणी उन्नति, विशेष कक्षाएं। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की जो शिक्षा होती है ना, उनके अंदर उपचारात्मक अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो तो जिज्ञासु होते हैं, वो तो अधिक सिलेबस से भी अधिक पढ़ना चाहते हैं प्रतिभाशाली।
ठीक है ना। उपचारात्मक शिक्षण जो है सामान्य से निम्न निम्न बुद्धि लब्धि वाले या निम्न स्तर वाले जो बच्चे होते हैं, सामान्य बुद्धि लब्धि से नीचे वाले बच्चों के लिए ही उपचारात्मक अध्ययन अधिकांश काम में लिया जाता है। यार राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। क्रेटिनिज्म, एडीएचडी, डिसलेक्सिया या फिर ऑटिज्म। देखिएगा, अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी का प्रकार जो है इनमें से कौन सा है? तो यहाँ सीधा सिंपल सा आंसर है, लर्निंग डिसेबिलिटी आपके डिसलेक्सिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। सी ऑप्शन कंप्लीट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी पे क्वेश्चंस आना 100% श्योर है कि क्वेश्चंस आएगा, आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक कुसमायोजन, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस पूछा गया है कुसमायोजन पे। कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है कुसमायोजन का। पकड़िएगा क्वेश्चंस को, क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। 12वें क्वेश्चंस को अच्छे देखिए, कुसमायोजन का कौन सा तत्व है जो विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है? देखिएगा, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस में जब आप तनाव में आ जाते हो ना, कोई आपका काम नहीं हुआ है और आप तनाव में आ गए, तनाव में आने से वहां पर आप निर्णय लोगे क्या? कोई निर्णय नहीं ले सकते हो। कुंठा, वही तनाव, भारी तनाव, कुंठा में आ गए, नहीं हो सकता है। चिंता करोगे, निर्णय नहीं होगा। यहाँ पूछ रहा है कि विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है, तो यहाँ राइट आंसर देखिए द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट। क्या हो जाएगा? द्वंद्व की बात जब भी आती है, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि दो विरोधी इच्छाएं होती है, ठीक है ना। दो विरोधी इच्छाएं होती है, मैंने कि जैसे मेरे को विद्यालय जाना है और मेरे को खेलने भी जाना है, तो दोनों में से यहाँ पे क्या कर निर्णय लेना ही होता है, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएगा, तो निर्णय लेना। तो निर्णय लेने से जो संबंधित होता है वो तत्व है आपके द्वंद्व। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है? चेपी गिलफोर्ड के अनुसार पूछ रहा है, चेपी गिलफोर्ड के अनुसार। तो देखिए ऑप्शंस, चिंतन में समानुभूति, समस्या के बहुविध उत्तर, चिंतन में लचीलापन, या फिर चिंतन में मौलिकता। देखिए यहाँ जो आपके राइट आंसर हो जाएगा कि चिंतन में मौलिकता, तो इसका अपने को पता है कि मौलिकता तो सृजनात्मक बालकों की सबसे विशिष्ट विशेषता होती है। लचीलापन भी होता है और बहुविध उत्तर, यानी कि मल्टीपल सॉल्यूशंस इनके पास, प्रॉब्लम्स के जो है मल्टीपल सॉल्यूशंस इनके पास होते हैं, लेकिन इनकी जो थिंकिंग है वो इम्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। समानुभूति चिंतन इनका नहीं होता है, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा आप लोग, ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। कल वाले पेपर्स में भी शायद मैंने ये क्वेश्चंस डाला था, उल्टा डाला था, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, या फिर निप्लेटर सिंड्रोम, या सिकल सेल्स डिसीजेज। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका जो राइट आंसर आपके हो जाएगा, देखिएगा ट्राइसोम जो 21 होता है ना, ये जब भी होता है तो डाउन समलक्षण होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। डी ऑप्शन डाउन संलक्षण यानी कि डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप 15वां, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है? क्या पूछ रहे हैं? नियमों का हिस्सा नहीं है। अब देखिए, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर प्रभाव का नियम। यहाँ देखिए 3 तो मुख्य नियम है, एक नियम तो सभी उसी के हैं, ठीक है, नियम तो सभी उसी के बताए गए हैं, लेकिन कुछ जो हैं 3 जो मुख्य नियम है, जैसे तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम, लेकिन साहचर्य का नियम जो है ना, बी ऑप्शन, ये यहाँ पर राइट हो जाए, क्योंकि ये इसका मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, तो मुख्य नियम ये तीनों हो जाएंगे, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ एसोसिएशन जो है साहचर्य का नियम है, ये यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए आप, 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? ठीक है, सीखने को प्रभावित करने वाला कक्षा में स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, परिपक्वता का स्तर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक अवस्था, या फिर विषय वस्तु की अर्थपूर्णता।
यहाँ कौन सा जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कक्ष की बात हो रही है, कक्षा में तो है ना मोटिवेशन और इमोशन स्टेट्स होगी। अभिप्रेरणा और संवेगात्मक अवस्था जो होगी कक्षा में सीखने को प्रभावित करने का जो ये मनोवैज्ञानिक तरीका है। यहाँ सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए ये फिजिकल होता है, ये भी फिजिकल होता है, ठीक है। विषय वस्तु की अर्थपूर्णता नहीं आएगी, या अभिप्रेरणा और संवेगात्मक अवस्था, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। अंतर्दृष्टि सिद्धांत की बात हो रही है तो वोल्फन कोहलर, जेरोम ब्रूनर, मार्टिन सेलिगमैन या इरिक एरिक्सन। देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम का जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत, कौन से सिद्धांत की बात हुई है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। और आप सबको पता है अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो था कोहलर, कोपखा, वर्दीमर, तो यहाँ राइट आंसर ए हो जाएगा वोल्फन कोहलर, ठीक है। इसके साथी थे कोपखा, ठीक है, कोपखा और थे वर्दीमर, थे ना, ये तीनों ही जो है, इन तीनों ने इसके अंदर सहयोग दिया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत। मुख्य रूप से पूछा जाए तो हमेशा कोहलर ही राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस की ओर चलिए, क्वेश्चन अगला है जो अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। समस्या समाधान उपागम की बात हो रही है और उसका अंतिम चरण कौन सा होता है। देखिए अंतिम चरण हमेशा वेरिफिकेशंस होता है। समस्या समाधान उपागम के अंदर अंतिम चरण हमेशा वेरिफिकेशंस होता है, निष्पादन का सत्यापन, वेरिफिकेशंस ऑफ परफॉर्मेंस। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, निष्पादन का सत्यापन या वेरिफिकेशंस ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। सारे क्वेश्चंस जो है बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं और आप मतलब कि एक ही टॉपिक के पीछे भागते रहते हो, ये बड़ा टॉपिक है, ये इससे छोटा है, उन टॉपिक्स को पकड़ लेते हो, लेकिन क्वेश्चंस छोटे छोटे टॉपिक से उठाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस जो है एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है, ठीक है, कहीं से भी बना सकता है। समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मौलिक रूप से रक्षात्मक युक्तियों की बात हो रही है, ठीक, तो किसने प्रयुक्त किया था, अब्राहम मेस्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स या फिर जीन पियाजे। देखिए रक्षात्मक युक्तियों की बात हो रही है तो सिगमंड फ्राइड यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। सिगमंड फ्राइड ने जो है रक्षात्मक युक्तियों को मौलिक रूप से इसका प्रस्तुतिकरण किया था, राइट आंसर सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरण का उदाहरण है। मोटिवेशंस की बात हो रही है, मोटिवेशंस के अंदर बाह्य मोटिवेशंस की बात हो रही है तो उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर या फिर पुरस्कार। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण सीधा सीधा बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है तो राइट आपके रिवार्ड हो जाएगा, पुरस्कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुरस्कार जो है यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा पुरस्कार, ठीक है। बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 21 कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। शिक्षण स्तर के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, बौद्ध स्तर, प्रदर्शन स्तर, चिंतन स्तर या फिर स्मृति स्तर। देखिए अंडरस्टैंडिंग स्टेज होती है, मेमोरी स्टेज भी होती है और रिफ्लेक्शन स्टेज भी होता है। ये शिक्षण के तीनों स्तर होते हैं, बौद्ध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। यहाँ नहीं की बात हो रही है तो यहाँ रॉन्ग आंसर हो जाएगा प्रदर्शन स्तर। ऐसी प्रदर्शन स्तर का कोई जो है स्तर नहीं बताया गया, ठीक है, बी ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि ड्वाइट डब्ल्यू और एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए कुछ नया क्वेश्चन हो सकता है। ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अगर आपने बुक्स पढ़ी होगी अच्छे से तो वहाँ पे आया होगा कि माइक्रो टीचिंग जो आपके प्रशिक्षण के दौरान होती है, बीएसटीसी और बीएड के अंतर्गत जो आपके सूक्ष्म शिक्षण होता है, ठीक है, वो विधि जो प्रस्तुत की थी ड्वाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर जो है आपके हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र, मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशन जो साइकिल होता है, अभिप्रेरणा चक्र
उसके अंतर्गत 3 घटक बताए गए। वो तीनों घटक कौन से हैं? अधिगम, पुरस्कार, संतुष्टि, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। देखिए इसके अंदर जो आपके राइट आंसर होगा, मैंने काफी बार बता चुका हूँ, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, याद रखना, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव ये जो है आपके अभिप्रेरणा चक्र के 3 घटक है और क्रम वाइज है। नीड, आवश्यकता, फिर अंतर्नोद, फिर इंसेंटिव, प्रोत्साहन। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक्शन रिसर्च। काफी बार बोल चुका हूँ, एक्शन रिसर्च पे एक क्वेश्चन आपके 100% आएगा। ठीक है, तो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्रियाविधि, नैदानिक, विवरणात्मक या फिर रूपांतरकारी। देखिए यहाँ राइट आंसर होगा ट्रांसफॉर्मेटिव। क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है ना, वो रूपांतरकारी होता है। कैसा होता है? रूपांतरकारी होता है, ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? बहुत क्वेश्चंस आज के पेपर्स में, लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जिसमें सत्य नहीं है, सही नहीं है, गलत है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए। इन क्वेश्चंस पे अब देखिए 10 क्वेश्चंस में अगर 4 क्वेश्चंस भी आपके नहीं है, पे ध्यान नहीं दिया और चले गए तो फिर बचा ही क्या? तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता और वस्तुनिष्ठता। देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर होने वाला है। देखिए विश्वसनीय उपलब्धि परीक्षण का निर्माण करेंगे, पेपर निर्माण कर रहे हैं तो वो विश्वसनीय होना चाहिए, रियलेबिलिटी होनी चाहिए, वैधता भी, वैलिडिटी भी उसकी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी भी, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। लेकिन मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन इसकी विशेषता नहीं होता है। याद रख लेना, बी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के समय काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, यहाँ मूल्यांकन जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस इतने, उपलब्धि परीक्षण पे हर बार क्वेश्चंस आ रहा है, ध्यान रख लेना आप। उपलब्धि परीक्षण को अच्छे से देख लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पुटअप हो रहा है, हर बार प्रत्येक एग्जाम में। जो रीट का एग्जाम है ना, हर बार क्वेश्चन जो है यहाँ पे पुटअप हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 क्वेश्चन जो हैं देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था? बहुत ही नेशनल करिकुलम की बात हो रही है। शानदार क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस है, लेकिन कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? हो तो सभी में कंफ्यूज, तो सभी में हो सकते हैं ना। देखिए एनसीएफ की बात हो रही है, एनसीएफ हो रही ना, एनसीएफ 2005 मुंह पे रहता है, एनसीएफ 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ही बोला जाता है उसको, 2005। यहाँ बी ऑप्शन आपके करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए आप। अगला क्वेश्चंस क्या है, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्गाहीय त्रिकोण किसने कहा था? इंस्ट्रूमेंटेबल ट्राइंगल किसने कहा था? समानता, गुणवत्ता और परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्गाहीय त्रिकोण किसने कहा था? प्रोफेसर यशपाल, श्री जेपी नायक, प्रोफेसर वी आर, श्री गिज्जूभाई बधेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा ना, दुर्गाहीय त्रिकोण बताया था समानता, गुणवत्ता और परिमाण को, वो बताया था जेपी नायक। किसने बताया था? जेपी नायक। यहाँ 2 नंबर ऑप्शन जो है आपके राइट हो जाएगा, जेपी नायक। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये आपको बुक्स में देखने को शायद नहीं मिला होगा, लेकिन ध्यान रख लेना ऐसे क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं। करंट से रिलेटेड ले लेते हैं क्वेश्चंस, पता नहीं कहाँ से उठाते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे। सब सोच रहे होंगे जीन पियाजे का एक क्वेश्चन नहीं आया, बल्कि एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, मैंने बताया नहीं कि कौन सा था वो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? ध्यान रख लेना, नहीं है। कौन सी नहीं है? स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसात्करण और व्यवस्थापन। देखिए स्कीमा की बात जीन पियाजे ने करी थी, अच्छे से देखना वर्ड को। ठीक है, और फिर आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट एसिमिलेशंस की बात करी थी,
एकोमोडेशंस की बात करी थी, लेकिन एक्वाइजिशंस की बात करी थी क्या? बताया क्या मैंने कभी? एक्वाइजिशंस, अधिग्रहण नहीं, कभी बात नहीं करी थी जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने स्कीमा, एसिमुलेशन, एकोमोडेशंस बताया था। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो यहाँ आपके अधिग्रहण, एक्वाइजिशन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आज के पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहा जाता है? एक बार दोबारा से क्वेश्चंस को देखिएगा। जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाएगा? एलील कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एलील। वंशानुक्रम से एक क्वेश्चन डाला गया है। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि वंशानुक्रम से आपके जो है 100% एक क्वेश्चन आएगा। वंशानुक्रम अच्छे से कंप्लीट करो इसको, ये सब चीजें बुक्स के अंदर मिलेगी आपको, एनसीईआरटी के शब्द है ये सारे के सारे। एलील, ठीक है, ऑटोसोम्स, कार्योटाइप, आरएनए, डीएनए, ये सब चीजें जिन्स के अंतर्गत, तो आपके गुणसूत्र पढ़ोगे, ठीक है ना, वंशानुक्रम के अंतर्गत वहां पे मिलेगी आपको। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब चीजें यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन तो आना है। यहाँ से मैं पहले बता रहा हूँ आपको, एक क्वेश्चन वंशानुक्रम से आना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में से कौन सी नहीं है? मनोलैंगिक विकास की जो अवस्था बताई थी सिगमंड फ्राइड ने, उसमें से कौन सी जो है यहाँ पर नहीं है? देखिएगा, फैलिक अवस्था उसने बताई थी, एनाल स्टेज बताई थी, लेटेंसी स्टेज भी बताई थी, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, ओडिपस कॉम्प्लेक्स स्टेज, इस स्टेज की कहीं पर भी उसने जिक्र नहीं किया था। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ आपके राइट आंसर हो जाएगा, सी कंप्लीट हो जाएगा। ये अवस्था उसने नहीं बताई थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कुछ चीजें जो हैं रिवाइज में सबसे उनको आगे रखना है। ठीक है, कुछ 2-4 टॉपिक्स आज बता रहा हूँ, 2-4 टॉपिक, एक क्लास वैसे कोशिश रहेगी कल मैं आपके लिए एक क्लास लेकर आऊंगी। अब आपको साइकोलॉजी के अंदर क्या पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है सिगमंड फ्राइड, कंप्लीट कर लो, श्योर क्वेश्चन आएगा, श्योर। ठीक है, देखिएगा, विकास, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आएगा। विकास और वृद्धि दोनों की प्रकृति और दोनों के सिद्धांत, विकास के सिद्धांत और इनकी प्रकृति अच्छे से देख लेना, कहीं कोई क्वेश्चन वहां से आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अधिगम, अधिगम की प्रकृति पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और अधिगम के सिद्धांतों पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सिद्धांतों में 3-4 सिद्धांत मैंने बताए थे। एक तो आपको जीन पियाजे ध्यान रखना, वाइगोत्स्की ध्यान रखना, ठीक है, और आपके एक मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास सिद्धांत की बात होती है, कोहलबर्ग, कोहलबर्ग को अच्छे से देखना। ठीक है, कोहलबर्ग को अच्छे से देखना है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत को देखना। ठीक है, पावलोव को देखना। ठीक है, ये 4-5 जो मनोवैज्ञानिक हैं इनको आपको देखना। नॉन चॉम्स्की, भाषा विकास, कौन है? नॉन चॉम्स्की, अच्छे से देख लेना। नॉन चॉम्स्की और आपके इसके नॉन चॉम्स्की और लेव वाइगोत्स्की के भाषा सिद्धांत में क्या अंतर है, और लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे के सिद्धांतों में क्या समानता है, क्या असमानता है, ये चीजें। लर्निंग डिसेबिलिटी, है, लर्निंग डिसेबिलिटी पे क्वेश्चन आ रहा है बार बार। ठीक है, और एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन आ रहा है, एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन आ रहा है। मतलब कि क्वेश्चन हमेशा ट्रेंड वही है, क्वेश्चन नया बन रहा है, क्वेश्चन अप्लाइड बन रहा है। ठीक है, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। समझ में नहीं है, मैं कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन पेपर, पुराने क्वेश्चन पेपर निकालोगे उतने ही आपका जो है कॉन्फिडेंस और बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता जाएगा। मैं और कह रहा हूँ जितने क्वेश्चन पेपर निकालोगे। ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको आप ज्वाइन करना है तो आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ 9351794037। इस पर जो है आप व्हाट्सअप कॉन्टेक्ट भी
करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। बेहतरीन टेस्ट सीरीज चल रही है आप लोगों के लिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आप चीज़ों को बेहतरीन बनाने के लिए समझ बनाइए। जब तक आपकी समझ पैदा नहीं होगी ना, तब तक आप साइकोलॉजी नहीं कर पाओगे। मैं एक बार और बता रहा हूँ, कल वैसे कोशिश रहेगी शाम को रूबरू होने की कि अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दिया जाए कि अब आपको क्या पढ़ना है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है, जो छूट गया ना उनको छोड़ दीजिए, अब केवल रिविजन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में। और यदि आप हमारे चैनल्स में नए हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हालांकि मैं ऐसा कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन देख लीजिएगा, लाइक वगैरह तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सभी दोस्तों को शेयर कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो यहाँ सब कुछ आपको मिल रहा है, हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, मिलते हैं कल वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।